नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इन दिनों एक यात्रा कर रहे हैं। जी हां, एक यात्रा पर नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं और उस यात्रा का नाम है ऑपरेशन सिंदूर यात्रा। सही सुन रहे हैं आप, ये ऑपरेशन सिंदूर यात्रा दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की यात्रा है और इस यात्रा को जारी रखते हुए नरेंद्र मोदी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल से होते हुए आज बिहार पहुंच गए, पटना पहुंच गए हैं और जल्द ही मोदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पहुंचने वाले हैं और ये यात्रा कब तक जारी रहेगी पता नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है 2 साल पहले 2023 में। गुजरात में 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन अभी पहले बिहार फिर बंगाल के चुनाव होने हैं और इसी साल बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में होना है, असम में होना है। एक लंबी यात्रा शुरू हो गई है नरेंद्र मोदी की और साथ साथ लंबी यात्रा चुनावों की भी होगी। और मोदी की दिली ख्वाहिश है कि किसी तरह इन राज्यों में बीजेपी की सरकार वो बना दें, खासकर बिहार में, बंगाल में। बिहार में तो नीतीश कुमार को पलटी मरवा कर मोदी ने सत्ता हासिल कर ली थी और अभी भी सत्ता पर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बार बार ममता बनर्जी के सामने मोदी पस्त हो रहे हैं। ऐसे में उनकी सारी चिढ़ उनके भाषणों में निकलती है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था दीदी ओ दीदी, और दीदी ओ दीदी किस अंदाज में मोदी कहते थे ये सभी को याद होगा। अब आज मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्होंने ममता के बरक्स निर्ममता कहकर, ममता के आगे निर्ममता कहकर फिर से ममता बनर्जी को अपमानित करने की कोशिश की है। मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने निर्ममता शब्द का जिक्र किया और बता दिया कि चुनावी खेल की शुरुआत वो कर चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भी फौरन ही मोदी के वारों पर पलटवार किया और सिंदूर के सियासी इस्तेमाल के लिए उनकी आलोचना की। आइए जरा पहले नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, उनकी एक छोटी सी बाइट, और उसके बाद ममता बनर्जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर सिंदूर का मतलब समझा दिया नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने। वो भी देखेंगे, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी को सुनिए। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर, तो यह निर्ममता शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आगे सिंदूर की भी बात की और सिंदूर खेला। और चूंकि बंगाल में सिंदूर खेला, आप जानते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है दुर्गा पूजा के समय, दशहरे के समय, और इसको और ऐसे भी कई ओकेजन पर सिंदूर का इस्तेमाल बिहार और बंगाल में काफी होता है, तो वहां पर सिंदूर का जिक्र किया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि पलटवार करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं आकर ममता बनर्जी, और जो कहती हैं जरा सुन लीजिए। But please remember, every woman, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. तो यह सुन लिया आपने, ममता बनर्जी कह रही हैं कि सिंदूर जो है वो हस्बैंड देता है और आप अपनी पत्नी को, अपनी मिसेज को सिंदूर क्यों नहीं देते हैं। और ये बात उसके बाद कह रही हैं कि सॉरी टू से, आपने मुझे मजबूर किया, हम लोगों को मजबूर किया, ये सब कहने के लिए। इधर मोदी अब पटना पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने रोड शो किया और अपना स्वागत सत्कार करवाया। कल मोदी रोहतास जाएंगे, बिहार में ही, लेकिन मोदी के दौरे पर कांग्रेस और आरजेडी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने तो आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक चुटकी सिंदूर की असली कीमत और इसके मायने क्या हैं। आइए जरा सुन लेते हैं, रागिनी नायक को, कांग्रेस प्रवक्ता, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत है, असली कीमत है और इसके क्या मायने हैं,
वो समझा रही थी, बता रही थी नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को। सुनिए। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, यह मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी साफगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है। तो सुन रहे थे आप यहां पर रागिनी नायक को कांग्रेस प्रवक्ता और सिंदूर की कीमत बता रही हैं, उसके मायने बता रही हैं। वहीं बिहार कांग्रेस ने भी आज ट्वीट किया है और उस ट्वीट में बिहार कांग्रेस ने साफ साफ सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पटना में मोदी का रोड शो, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण। रोड शो क्रॉस यहां पे है, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण यहां राइट का चिन्ह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद के नाम पर बिहार को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। बिहारियों को दिखावा नहीं, असली विकास चाहिए, रोड शो नहीं। कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है दोस्तों, और ट्वीट कर बताया है कि सारे उद्योग गुजरात में लग रहे हैं और बिहार को 5 किलो अनाज की भीख मोदी दे रहे हैं। ये देखिए, गुजरात को उद्योग और बिहार 5 किलोग्राम राशन, बिहार सब देख रहा है। ये बात यहां पर कांग्रेस पार्टी लिख रही है। ये सारे हमले बता रहे हैं कि बिहार में अब बीजेपी अपना दबदबा कायम करने की जितनी कोशिश कर ले, जितनी भी कोशिश करेगी, उसे आरजेडी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ेगा। इधर राहुल गांधी ने हाल के अपने पुंछ दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री को एक खत लिखकर वहां की दशा का वर्णन किया है और साथ ही अपील की है कि जल्द से जल्द ठोस और राहत वाला पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराया जाए। यह चिट्ठी देख लीजिए, राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये चिट्ठी लिखी है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अपने दौरे में अलग अलग जगहों के हाल देखे थे और लोगों से चर्चा की, उसका वीडियो शेयर किया। आज ही जारी किया है एक वीडियो भी, पूरा वीडियो, उस वीडियो को भी ले आता हूं आपके सामने। उस वीडियो में क्या कुछ है, थोड़ा सा, एक छोटा सा उस वीडियो का एक हिस्सा जरूर दिखा दीजिए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दरअसल राहुल गांधी पुंछ गए थे और पुंछ में राहुल ने लोगों से वादा किया था कि वो उनकी तकलीफ प्रधानमंत्री तक लेकर जाएंगे और आज राहुल गांधी ने अपने वादे को पूरा कर लिया है। ये देखिए वीडियो। आ जाओ। ये पुंछ वो सिटी है जो 66 की जंग में पीसफुल रही, 71 की जंग में पीसफुल रही, 91 की कारगिल वार में ये पीसफुल सिटी रही, मगर In a dramatic escalation of cross-border shelling, Pakistan intensified its artillery fire along the line of control on Wednesday, targeting civilian areas in Jammu and Kashmir. मकान की खिड़कियां गिर रही हैं, तो ये तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम अभी नेक्स्ट दोबारा ऐसा देखेंगे। जिंदगी मिलेगी दोबारा, लेकिन ऊपर वाले का देन था जो आज हम जिंदा है। इन्होंने बोला रात को लाइटें बंद कर दो, हमने थोड़ा सा ये करना है वो करना है, लेकिन पूरा जंग का माहौल बना दिया यहाँ पर गए थे और कोशिश कर रहे थे किसी सेफ जगह पे हमें जाया जाए। 7 तारीख को रात 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक शेलिंग होती रही, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस वार्ड नंबर 3 में हुआ है। ये पूरी वार्ड नंबर 3 में कम से कम इधर कोई दिखाओगे नहीं, फायदा गया इधर तक। 2 लगे, 3 लगे, फिर उस हो गई। कहाँ से आ रहे थे सर? मैं उस साइड से आ रहा हूँ, वहाँ से। मैं जब बच्चे जो थे सर वो वहाँ आगे थे और जीजू मेरे, जब मैं वापस आया सर। तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं राहुल गांधी के चैनल पे भी, हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। कई जगह ये शेयर है ऑलरेडी। और राहुल गांधी पुंछ पहुंचे थे और वहां पर जो पाकिस्तान का जो हमला हुआ था, उस हमले में, ड्रोन अटैक में जो कुछ हुआ, उसकी बानगी, उसकी तस्वीर इस वीडियो में। और इसके अलावा उन्होंने उन लोगों से वादा किया था कि आपकी बातों को हम पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री तक और चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इन बातों को सुने, समझें और सरकार आपकी मदद करे। लेकिन सवाल यह है कि मोदी अपने वादों को कब पूरा करेंगे? पुराने वादों को तो उनकी पार्टी की तरफ से
जुमला बता दिया जाता है। आपको याद होगा 15 लाख भी जुमला बताया गया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। दरअसल मोदी अब भी 2014 वाले जमाने में अटके हैं। उन्हें लगता है कि एक बार उनके नाम की लहर चल पड़ी है तो हरदम ही वो ऊंची उठी रहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि नेचर यानी प्रकृति का तो सिद्धांत है कि समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी नाम की लहर, जी हां, मोदी नाम की लहर अब वापस लौट चुकी है। समुद्र को आप देखे होंगे, समुद्र में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, अपने साथ बहुत कुछ समेट कर भी कई बार चली जाती हैं। लेकिन मोदी अब भी अपने प्रभाव के मुगालते में है। हालांकि जिस तरह घर घर सिंदूर अभियान में बीजेपी फंसती जा रही है, उसमें यही दिख रहा है कि अब कोई लहर, कोई सुनामी मोदी और बीजेपी की चुनावी नैया पार नहीं करा सकती। लेकिन यहां एक ब्रैकेट में एक बात जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। खैर, भावनाओं का खेल करके मोदी ने बार बार सत्ता हासिल की, लेकिन इस बार महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बीजेपी को भारी पड़ सकता है, और खासकर बिहार और बंगाल में। इसी तरह सेना के शौर्य को अपना बताने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन जो असली सवाल सेना की तरफ से उठ रहे हैं, क्या सरकार उस पर ध्यान देगी? यह बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज ही एयर चीफ मार्शल, जी हां, एयर चीफ मार्शल वायुसेना के प्रमुख अमरजीत सिंह ने रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, और वो भी रक्षा मंत्री के सामने। उन्होंने कहा है कि कई बार सौदों पर हस्ताक्षर करते समय ही यह पता चल जाता है कि संबंधित सिस्टम समय पर उपलब्ध नहीं होंगे। वायुसेना प्रमुख का यह बयान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 और तेजस MK-2 और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के प्रोटोटाइप में देरी का मुद्दा उठाया है। एयर चीफ मार्शल ने यह बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कही है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अगर एयर चीफ मार्शल को यह सब कहना पड़ रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या यह सब सीधे सरकार की कमियां मानी जाए? सरकार की कमियां गिनाएंगे तो सरकार को नाराजगी हो जाती है, सरकार को परेशानी हो जाती है, सरकार आपके तरफ आने लगती है। हालांकि बीजेपी नेताओं का बस चले तो वे इस बयान पर भी कोई उटपटांग टिप्पणी कर देंगे। वैसे भी कोई नेता कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताता है, कोई सेना को मोदी के चरणों में दिखाता है, कोई वायुसेना को नालायक कहता है। जी हां, यह भी आपने सुन लिया होगा, वायुसेना को नालायक बीजेपी का नेता ने कहा है। और इन सबको नजरअंदाज करते हुए मोदी आराम से रोड शो करते हैं। लेकिन ऐसे रोड शो क्या मोदी को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। और आर पार, सिंदूर पर आर पार, जी हां, सिंदूर पर आर पार विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। और उधर आपने देखा ममता दीदी को, उनका नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार है और पूछ दिया कि अपनी मिसेज को सिंदूर क्यों नहीं देते हैं जो दूसरों को देने के लिए आप निकल पड़े हैं। राहुल गांधी ने भी कई सवाल पूछे हैं। इन सब को लेके आते हैं हमारे कुछ वरिष्ठ साथी। जरा स्क्रीन पर ले आइए, देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पटना से हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं, उधर भोपाल से डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और इधर दिल्ली से हमारे 2 साथी प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास सेना की बात हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी तो ये होगी ही, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर यात्रा क्या है जरा आपसे समझूं। आखिर नरेंद्र मोदी इस यात्रा पे क्यों निकले हुए हैं? आप देखिए, पूरब पश्चिम से अब पूरब की दिशा में जा चुके हैं। पश्चिम से निकले, गुजरात राजस्थान होते हुए बीकानेर, फिर गुजरात, और उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे पूरब गए, आज सिलीगुड़ी। उनको आज सिक्किम भी जाना था, सिक्किम के 50 साल पूरे हुए आज राज्य बने हुए, लेकिन शायद वहां पर इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया होगा उन्होंने। उनका भाषण मैं सुन नहीं पाया क्योंकि वो दिल्ली से वो भाषण दे रहे थे, दिल्ली या पश्चिम बंगाल से भाषण दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन भाषण दिया है। और उसके बाद वो जो कुछ उनका भाषण वहाँ था, अब कल इधर पटना में, पटना नहीं रोहतास में भाषण होगा। वहाँ पटना में क्या चल रहा है वो हम समझेंगे हेमंत जी से, लेकिन आपसे समझें इस यात्रा के मायने क्या हैं? ऑपरेशन सिंदूर। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर यात्रा नहीं है, ये वोट यात्रा है।
आपने शुरू में मध्य प्रदेश का जिक्र किया था। 48 घंटे बाद यानी 31 मई को प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे। यहां जम्बूरी मैदान में 1 लाख महिलाओं को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है। पूरे भोपाल में डॉक्टर साहब चप्पे चप्पे पर धन्यवाद मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर, और वही सेना के ओवरऑल गेटअप में मोदी जी की फोटो लगी है। ये वो मध्य प्रदेश है जहां प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में आ रहे हैं, लेकिन ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को नरेंद्र मोदी की ही अपनी पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री ने आतंकवादियों की बहन बताया था। जी। तब से अब तक नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा ने एक शब्द भी उस बयान को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए जाया नहीं किया है। नहीं किया। इसके उलट विजय शाह को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है बीजेपी और उसकी सरकार ने। आपने जान लिया सुप्रीम कोर्ट में अब मोहलत मिल गई है जुलाई तक की। उन्हें कोई शर्तें उन पर नहीं थोपी गई जैसी प्रोफेसर अली खान पर थोपी गई थी कि आप कुछ लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, विदेश नहीं जाएंगे, पासपोर्ट जमा करा दें, कुछ भी नहीं। वे निर्द्वंद घूम रहे हैं। गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई। अब नरेंद्र मोदी भोपाल में जम्बूरी मैदान में भी वोट मांगेंगे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। रोहतास में भी कल मानेंगे। आज बिहार में भी जो कुछ कहा है हमने देख लिया। इसमें सबसे गंभीर और चिंताजनक बात यह है राजीव कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से घोषणा की कि पार्टी देश भर में घर घर सिंदूर बांटे, उसकी जो प्रतिक्रिया हुई है, मुझे नहीं लगता किसी सभ्य समाज में कोई लोकतांत्रिक राजनीतिक दल उस प्रतिक्रिया को नहीं देख रहा होगा। और उसका चरम था बंगाल की मुख्यमंत्री का यह कहना कि अपनी धर्मपत्नी को जाकर सिंदूर क्यों नहीं बांट। राजीव जी, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस नाते उनके पारिवारिक जीवन, उनके वैवाहिक जीवन, उनकी धर्मपत्नी जो आज भी औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से उनकी धर्मपत्नी है, वे इस तरह के राजनीतिक विमर्श में आए, उनको लेकर सोशल मीडिया के छोटे छोटे हैंडल से लेकर मुख्यमंत्री तक कांग्रेस पार्टी आदरणीय की फोटो लेकर दिखाए और सवाल पूछे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। यह प्राकृतिक न्याय हो रहा है क्योंकि मोदी जी और उनके विचार परिवार ने पंडित नेहरू से लेकर अब तक अपने हर राजनीतिक विरोधी का इसी तरह चरित्र हनन किया था। इसलिए अब यह नौबत आ गई है कि प्रधानमंत्री से भरी सभा में एक मुख्यमंत्री जो खुद महिला है, वे पूछ रही हैं कि अपनी धर्मपत्नी को सिंदूर कब दोगे। तमाम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नेता लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है। इससे ज्यादा अपमान किसी प्रधानमंत्री का और क्या हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैं आज से इसको दर्ज करा देना चाहता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी अगर सचमुच में समाज की नब्ज को, उस पर हाथ रखकर उसकी धड़कन को सुन रही होगी, तो शायद ये जो घर घर सिंदूर वाला अभियान है ये स्थगित कर देगी या इसे रद्द कर, उसे कर ही देना चाहिए। ये सनातनी देश जिसका दावा खुद बीजेपी वाले करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है उनका, इसमें कोई भी हिंदू महिला किसी दूसरे के दिए गए सिंदूर को अपनी मांग में नहीं रख सकती। आशंका तो इससे भी ज्यादा है कि पता नहीं क्या होगा जब वे लोग सिंदूर लेकर जाएंगे। अभी नेहा सिंह राठौर लोक गायिका है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की माताओं बहनों से कि दरवाजा न खोलें। क्यों न खोलें भाजपाइयों के लिए, उसका कारण भी उन्होंने बिना बताए बता दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की जो बेचैनी है वो दिन प्रतिदिन सतह पर आती जा रही है। वे समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वे जो मंसूबे बांध रहे थे, वे जो दावे कर रहे थे, वे जो ढोल पीट रहे थे, वे खोखले हैं। जनता के बीच में उस तरह से उसका संदेश नहीं गया जैसा उन्होंने प्लान किया होगा। बहुत सारे लोग तो इसको पूरा योजनाबद्ध ही मान रहे हैं, हम नहीं कहेंगे, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अब ऑपरेशन के बाद सेना के पराक्रम को जिस तरह चुनाव के बाजार में
चुनाव की हाट में बेचने के लिए वे निकले हैं। वोट दे दो का नारा लगा रहे हैं और उस टोकरी पर लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी समझ रही है कि जनता ने उनके इस खोखले दावे को स्वीकार नहीं किया है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात ऑपरेशन सिंदूर की निकली है और बहुत दूर तक जा चुकी है, और ऐसे में ये यात्रा, सिंदूर की यात्रा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, यही कह सकते हैं प्रशांत टंडन जी। और इसमें ममता बनर्जी का जो सवाल है, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये सवाल कर रही हैं कि अपनी मिसेज को सिंदूर क्यों नहीं देते हैं, और हमारी परंपरा, सनातनी परंपरा की बात कर रही थी रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। सिंदूर के मायने बताए जा रहे हैं, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी पटना जब पहुंचे तो पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि कितनी भीड़ है नरेंद्र मोदी की इस रोड शो में। उस वीडियो को भी दिखाएंगे हम, और साथ साथ जब पटना चलेंगे हेमंत जी के पास तो उनसे और समझेंगे कि कितनी भीड़ थी रोड शो में आज। लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया प्रशांत जी। जी देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी राजधानी छोड़कर देश भर में क्यों घूम रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्रधानमंत्री या कोई भी शासक इतने लंबे समय तक राजधानी छोड़ दे। कारण है, देखिए 22 अप्रैल 2025 और 10 मई 2025, इन 18 दिनों में नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में 4 सबसे बड़ी गलतियां की हैं, और उन गलतियों को रफू करने के लिए वो घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो गलतियां जो हैं वो उनको देश माफ कर दे, या वो गलतियां जो हैं उन पर नुकसान ना हो। लेकिन ये 4 बड़ी गलतियां 18 दिन में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर और बीजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन पे विपक्ष क्या करता है, देश की जनता क्या करती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, इस घबराहट में वो बाहर घूम रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि 4 बड़ी गलतियां क्या थी। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी घुसते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर होता है, 26 लोगों को मारते हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई निशान नहीं मिलता है, वो अपना काम करके निकल जाते हैं, आज तक नहीं। मोदी जी का काफिला है, रोड शो है मोदी जी का, ये पटना का, देख लीजिए, बस और कुछ यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा प्रशांत जी, हम लोग जब कर्नाटक का चुनाव कवर कर रहे थे और वहाँ भी मोदी जी का रोड शो हम लोगों ने कवर किया था, और वहाँ की भीड़ को भी हमने दिखाया था कि कितनी भीड़ थी। उम्मीद थी कि बहुत भीड़ रहेगी, थी नहीं, लेकिन ये पटना का रोड शो है, इसको आप देख रहे हैं। और इस रोड शो में लोग नदारद हैं, बहुत ही कम लोग हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो सीधे पटना एयरपोर्ट से शुरू हुआ, और एक लगभग 25 किलोमीटर का ये रोड शो। लेकिन इस रोड शो से शायद नरेंद्र मोदी निराश हुए होंगे, हताश हुए होंगे पटना पहुंच के, लेकिन चारों तरफ पटना में नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, और सिर्फ मोदी हैं, वहां नीतीश कुमार नहीं हैं। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले प्रशांत जी। तो मैं जरा इसका इम्पैक्ट बाद में डिस्कस करूंगा कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं अभियान, इसका इम्पैक्ट कितना है। लेकिन पहले वो 4 चीजें गिनाते हैं कि 22 तारीख को, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है, आतंकवादी आते हैं, 26 लोगों को गोलियों से उतारते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं वहां से, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होती हैं, इंटेलिजेंस फेलियर होता है, और आज तक वो नहीं पकड़े गए। उनके फोटो रिलीज किया गया, लेकिन आज तक नहीं पकड़े गए। दूसरी गलती होती है 10 तारीख को, सीज फायर। जब भारतीय सेना एडवांटेज में थी, तब सीज फायर होता है, संघर्ष विराम, और उसकी बाद में बड़ी दीपापोती की गई, लेकिन संघर्ष विराम होता है जिसमें ट्रंप आज भी अपना श्रेय लेते हैं। ट्रंप का ट्वीट पहले आया तो तीसरे देश का हस्तक्षेप हुआ, सीज फायर हुआ, उस वक्त जब सेना जो है एडवांटेज में थी, बड़े बड़े बोल
कि एक बार हम घुसेंगे तो पाकिस्तान को पीओके लेकर लौटेंगे। दुनिया भर की बातें, इनके समर्थकों में उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट गया है। इन्हीं के समर्थकों ने सीज फायर की घोषणा के बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल किया, बुरी भरी गालियां दी, उनकी परिवार के लोगों को भी बहुत बुरा भला कहा। तो दूसरी गलती सीज फायर जिस तरीके से हुआ। तीसरी गलती जो उसी बीच में हो गई, जिसका मोदी जी अब कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, कास्ट सेंसस, जातिवाद जनगणना की घोषणा, वो उन्होंने एक बोझ अपने ऊपर उठा लिया राहुल गांधी के दबाव में, और उस वक्त दबाव में हेडलाइन मैनेजमेंट में कि जब वो पुलवामा को लेकर बहुत आलोचना हो रही थी, वो पहलगाम को लेकर बहुत आलोचना हो रही थी, तो उस हड़बड़ी में उन्होंने कास्ट सेंसस का एक फैसला कर लिया जिसके बारे में अब खामोश है। वो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है। और चौथी जो उनकी गलती है, जिसकी वजह से वो निकले हुए हैं, विदेश नीति का पूरी तरीके से विफल होना। 11 साल से आप डंका बजा रहे थे, एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो भी नहीं खड़ा हुआ जिनसे आपने हथियार खरीदे, वो भी नहीं खड़ा हुआ जिनसे आप गले मिलते हैं विदेशों में जाके, वो भी नहीं खड़ा हुआ जिससे आपने हवाई जहाज खरीदे। तो ये 4 बड़ी गलतियां हैं। मोदी जी चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट उनकी इमेज पर ना पड़े, लेकिन वो इम्पैक्ट पड़ चुका है। वो चाहे वो सिंदूर को लेकर विवाद हो रहे हों, या जिस तरीके का रोड शो आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से विक्रम मिस्री को ट्रोल किया गया, जिस तरीके से गुस्सा है कर्नल सोफिया कुरैशी को ट्रोल करने पर एक मंत्री के द्वारा, और उसी दबाव में जिलाधिकारी से कहकर उनके परिवार को फूल बरसाने के लिए बुलाया गया गुजरात में जी। तो ये 4 बड़ी गलतियां मोदी जी कर चुके हैं, और इसका राजनीतिक अभियान है, ये पीआर मैनेजमेंट है, ये पीआर एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। इसमें अभी तक उनको कामयाबी नहीं हासिल हुई है जैसा दिखाई दे रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तक वो कामयाबी हासिल नहीं हुई है जैसा बताने दिखाने की कोशिश हो रही है, या जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है, ये समझेंगे। हमारे साथ रविकांत जी भी, प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी आता हूं। आपका स्वागत है प्रोफेसर साहब। और जल्दी से पहले आता हूं हेमंत जी आपके पास। पटना में आखिर चल क्या रहा है हेमंत जी? मोदी जी पटना में आज रात पटना में गुजारेंगे, कल रोहतास जाएंगे। उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं में से एक, अब तो कह सकते हैं कि बीजेपी का नेता है वो कश्यप, और उसने कल अपील की थी कि नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ कैसे लाई जाती है, 200-500 रुपए दे के, और आप लोग मत जाएं, समय बर्बाद न करें। लेकिन इन सब के बीच आज जो हुआ जरा वो बताइए। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार क्या एक साथ एक मंच पे दिखाई दिए क्या? और खासकर ये जो रोड शो, उसमें दिखे क्या नीतीश कुमार? हेमंत जी। राजीव जी, मोदी जी तो कल खुलेंगे, जैसा उन्होंने बंगाल में जो कुछ कहा है, और उसके पहले जब वो गुजरात में थे, तो अब जब कल वो विक्रमगंज में बोलेंगे तब असली मुद्दे पर आएंगे। जो अब बिहार के लिए कौन सा डायलॉग होगा ये देखना बड़ी बात है। वहां तो उन्होंने कहा कि रोटी नहीं तो गोली खा, और उसके बाद नेहरू जी पर आ गए कि नेहरू जी चाहते तो पीओके आ जाता, वो तो पटेल का जो सुझाव था उसको मानने से उन्होंने मना कर दिया था। तो देखिए, ये जो अभी शांत जी जो कह रहे थे, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने बहुत पहले ही दिन से, उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने ये दिखाना शुरू कर दिया था कि इनका मकसद पूरा ही वो राजनीतिक है और चुनावी है। आप याद कीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उस दौरान इन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को निशाने पर लिया कि वो पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार थी, और हम जो है वो सीधे कार्रवाई करते हैं, हम कार्रवाई करने में झिझकते नहीं है। तो ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं, उन्होंने तो माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की थी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं।
लेकिन हो ये रहा है कि अब विपक्ष के खिलाफ ये लड़ने लगे हैं। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के बजाय ये अभी विपक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। इवन की नेहरू जी को भी निशाने पर ले रहे हैं, नेहरू और पटेल में झगड़ा लगवाने की बात करते हैं। लेकिन बिहार में आज जो ये आए तो आश्चर्य की बात है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बीच बीच में रुक करके लोगों का अभिवादन वगैरह स्वीकार करेंगे, लेकिन ये बंद गाड़ी में से एक बार भी नहीं उतरे। 6 किलोमीटर की यात्रा 72 मिनट में पूरी की, उस दौरान एक बार भी ये गाड़ी से बाहर उतर करके इन्होंने किसी का अभिवादन नहीं किया। तो ये लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी यात्रा समाप्त हुई। वो बीजेपी दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं, राजभवन में उनको रुकना है। असली जो बात है वो विक्रमगंज में होगी। विक्रमगंज में मोदी जी जो चुनावी ये जो सभा है उस सभा में जो बोलेंगे, और सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि नीतीश जी वहां पर क्या कहते हैं। उम्मीद यहाँ ये की जा रही थी कि शायद जो मोदी जी रोड शो करेंगे उस रोड शो में एक ओपन गाड़ी होगी और उसमें नीतीश जी भी उनके साथ होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश जी के साथ जो जुगलबंदी की उम्मीदें की जा रही थी वो नहीं हुआ। तो ये जो हम लोग खास करके मैं इस बात पर जो ये लगातार जोर दे रहा हूं, कह रहा हूं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है मोदी जी अपने बलबूते खींचना चाहते हैं। उनको नीतीश जी पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया हुआ है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि नीतीश जी की जो स्थिति है उसमें वो बिहार में बीजेपी की नैया पार लगाने वाले नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस बात का जिक्र अभी हो रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सिंदूर बांटने की बात, तो एक गाना भी है जो शारदा सिन्हा जिनको अभी पद्म पुरस्कार मिला है, उनके बेटे ने लिया है मरणोपरांत उनके लिए, उनका एक बहुत फेमस गाना है, पिया ले ले या हो सेनूरा बंगाल के। तो यह जो सिंदूर जो बंगाल का है उसको लेकर के जो ममता बनर्जी ने जो उनको जवाब दिया है, और ये पूरे देश में जो ये रूपक इन्होंने गढ़ा है वो रूपक इनके बुमरैंग कर गया है। क्योंकि ये जो घर घर सिंदूर बांटने की बात हो रही है, और अभी जो नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है और लोगों से कहा है कि दरवाजा सोच समझ कर खोलिएगा, तो ये तो बहुत ही निहायत ही घटिया बात है कि आपने जो रूपक गढ़ा है उसके रिपरकशन के बारे में आपने सोचा ही नहीं कि आखिरकार जो रूपक गढ़ रहे हैं वो जनता को हजम भी होगा या नहीं होगा, या वो बुमरैंग कर जाएगा। तो दिखाई ये दे रहा है कि वो बुमरैंग कर जा रहा है। दूसरी बात कि जिन लोगों के लिए आप ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, और आप याद कीजिए हिमांशी नरवाल और याद कीजिए कर्नल सोफिया कुरैशी, इनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कौन सा न्याय किया। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो विजय शाह आज सलाखों के पीछे होते, लेकिन विजय शाह को बचाने के लिए पूरी सरकार उतर गई। विजय शाह को बचाने के लिए जुडिशियरी ने उनका बचाव किया। और दूसरी ओर आप देखें कि हिमांशी नरवाल के साथ जो कुछ हुआ, उसके किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने आगे बढ़कर के सोशल मीडिया पर उनको गालियां दी, उनके साथ भद्दी बातें की, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। अगर यह सरकार ठान लेती कि ऐसे लोगों को डिटेक्ट करके कार्रवाई हो, तो क्या कार्रवाई नहीं हो सकती थी? तो आपने यह कार्रवाई नहीं की। तो ये पूरा मकसद ये दिखा रहा है कि जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बीच में भी आपने अपने पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर लिया, और आप जब अभियान लेकर के राज्यों में घूम रहे हैं तो राज्यों को निशाने पर ले रहे हैं, विपक्ष की सरकारों को निशाने पर ले रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। और सवाल यह है कि आप अपने जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपकी सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता सामने आ गई है। आपके साथ दुनिया का कोई देश नहीं है, आप दुनिया का सबसे अधिक दौरा करने वाले प्रधानमंत्री हैं, विदेश यात्रा सबसे अधिक आपने की है, आपने बड़े बड़े नेताओं को अखबारी में भरा है। अखबारी हम लोग के बिहार में कहते हैं, यानी कि जिसको अंग्रेजी में हक करना कहते हैं। तो आप लोगों को जबरदस्ती गाले पड़ते रहे, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नेता आपके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। आपका जो प्रतिनिधिमंडल जिसको भेजा आपने, विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल बना पता करके, उन लोगों के साथ जिस तरह वहां आप बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही दूतावास में बैठ कर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा है। कुछ एक देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो
तो ये जो पूरा मकसद है इनका, ये पूरा मकसद चुनावी है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान से और आतंकवाद से लड़ने के बदले ये विपक्ष से लड़ रहे हैं। और दूसरे, जो कोई भी सवाल खड़ा करने वाला है इस देश में, पूछने वाला है, उसमें कोई छात्र हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई पत्रकार हो, उनको आप उठा करके जेल में डाल दे रहे हैं। महमूदाबाद से लेकर के और पुणे की उस लड़की को याद कीजिए जिसको 5 दिन पुलिस हिरासत में रखा गया, उसके बाद उसको 14 दिनों के लिए जेल में भेज डाल दिया गया। ये कहां का न्याय है? आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, आप महिलाओं की मांग के सिंदूर की रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पूरा जो नाटक है वो नाटक ये दिखाता है कि आपका मकसद पूरा का पूरा चुनावी है। और इस चुनावी मकसद को हासिल करने के लिए आपने जो कुछ शुरुआत की है वो और खुलता जा रहा है, उस पर अब कोई किसी तरह की पर्देदारी नहीं है। आप तो देश को एकजुट करने के लिए चले थे, जैसा लग रहा था कि आप आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आप देश को एकजुट करेंगे, लेकिन देश को एकजुट करने के बदले में आपने विपक्षी दलों की सरकारों को या विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेना शुरू किया। तो ये मोदी जी का पूरा चुनावी एजेंडा सामने आ गया है और बिहार जीतने के लिए वो एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं और बिहार को अपने कंधे पर चाहते हैं कि हम खींच करके चुनाव की गाड़ी ले जाए आगे। ये मुझे लगता है कि ये यहाँ बिहार में बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है मोदी जी। जी बिल्कुल, बिहार मोदी जी के लिए मुश्किल है, ये हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार में अगर इतना आसान होता, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बिहार का बच्चा पैदा होते ही पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से समझने लगता है। तो अब तो वोटर होते हैं उनकी उम्र 18 साल होती है, इसलिए आप समझ सकते हैं जो वोटर नहीं है वो भी पॉलिटिक्स को समझते हैं। और ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी की नैया पार लगेगी जो वो चाहते हैं? और सिंदूर की बात वो बंगाल से बिहार तक कहाँ कैसे लेके आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आता हूँ और आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक चारों तरफ हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर लें नरेंद्र मोदी और उसमें कई राज्य तो हो ही गया, अब उनकी बारी आपके राज्य में भी है, अभी बता भी रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। और लेकिन क्या जो भाजपा के नेताओं के बयान हैं, इन बयानों का असर दिखाई देता है क्या आम जनता पे? और खासकर चूंकि एपी सेंटर है मध्य प्रदेश, इसलिए मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं आपके जरिए। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने बंगाल में बोला है और जो प्रतिक्रिया आई है ममता बनर्जी की, उस पर भी आपकी टिप्पणी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, बिहार में बच्चा राजनीति जानता है, देश कैसे चलता है जानता है। देश में बहुत बड़ी संख्या में आईपीएस आईएएस बिहार के हैं, ये बात है। लेकिन इस बात को आप जानते हैं, हम जानते हैं, मोदी जी नहीं जानते कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से कितने ज्यादा जागरूक हैं। वो ये जानते तो बेहतर। और आज ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया, उन्होंने इसके पहले कहा कि मैं ये बात नहीं कहना चाहती थी प्रधानमंत्री जी के बारे में, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने बात की प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी के बारे में। यानी जितनी न्यूनतम गरिमा की अपेक्षा आप किसी प्रधानमंत्री से कर सकते हैं, वो गरिमा की रक्षा भी नहीं हो रही। जब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो आप दिल्ली में बैठिए, योजनाएं बनाइए, बताइए कि हमारी रक्षा को क्या कमी है, रक्षा सेना, रक्षा बल को क्या कमी। आज ऐसा नहीं होता तो हमारे वायुसेना अध्यक्ष को यह नहीं कहना पड़ता कि टाइमलाइन बहुत बड़ा मुद्दा है, डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से हमारी ऑपरेशन की तैयारी पे असर पड़ता है। उन्होंने कहा सेना और इंडस्ट्री के बीच भरोसा होना चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं। बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमें तेजस मिलना था, डिलीवरी लेट हुई, एएमसी मिलना था, डिलीवरी लेट हुई, MK2 होना था, डिलीवरी लेट हुई। ये जो प्रोजेक्ट हैं HAL के साथ होने थे, इन सब में आप एक बात और देखिए जो मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगी, घृणित कहना चाहूंगा, कि जो काम हमारे HAL को करना था, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को करना था, वो काम का ठेका हमने प्राइवेट कंपनियों को देना। और प्राइवेट कंपनियों को भी कैसे? अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी को 6 बड़े प्रोजेक्ट मिले। अनिल धीरूभाई अंबानी दिवालिया हो चुके हैं, लंदन की कोर्ट में जाके कह चुके हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी बीवी के गहने बेच के घर चला रहा हूं। ये बात उन्होंने कोर्ट में कही है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। बिल्कुल सही है।
युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत होती हैं, और उन्हें मजबूत बनाना पूरे देश की जवाबदारी है। क्या प्रधानमंत्री जी इस छोटी सी बात को समझने में असमर्थ हैं? हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लड़ाई के मामलों में, हथियारों के मामले में, और हम उस पर बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर बांटकर निकल पड़ते हैं, पूरे देश में माहौल बनाते हैं, महिलाओं को सिंदूरी रंग की साड़ियां बांटते हैं, जुलूस निकालते हैं। और ये क्या है? प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश है, क्या बिहार और क्या बंगाल और क्या असम। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना बड़ा व्यक्ति है और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए वो बहस कर रहे हैं कि हमें वहां जाना है, हमें ये करना है। आश्चर्य। अब आप देखिए, 23 प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी 2014। 23 सितंबर को भारत सरकार ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए समझौता किया, और इस डील के तहत रिलायंस डिफेंस ने फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया, जिसका उद्देश्य था भारत में राफेल विमानों के कुछ हिस्सों का निर्माण और रखरखाव करना। कहां पहुंचा प्रोजेक्ट, कहीं पता नहीं। अब कह रहे कि इस पर काफी देर हो गई क्योंकि कोरोना आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया था कि रिलायंस डिफेंस को एक ठेका सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से छीन कर दिया गया, जबकि रिलायंस डिफेंस के पास रक्षा क्षेत्र का अनुभव लगभग नहीं था। अनिल अंबानी ने राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि हमारे पास शिप निर्माण का अनुभव है। अरे भाई, शिप निर्माण अलग है और विमान का इंजन बनाना अलग है। एक थेस के साथ संयुक्त उपक्रम किया था रिलायंस ने, रिलायंस डिफेंस सिस्टम नाम की कंपनी, और इसमें जो साधन लगने थे, इसका काम था रक्षा के उपकरण बनाना, राडार बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना। ये समझौता किया गया था मेक इन इंडिया के नाम पर। ये मतलब ये ड्रामेबाजी और नौटंकी। देखिए, मेक इन इंडिया के नाम पर हमने रक्षा क्षेत्र का सौदा एक ऐसे आदमी को दे दिया जो जहां गया उसने उस कंपनी को बर्बाद किया। अनिल अंबानी की कंपनी ने मुंबई में मेट्रो ट्रेन बनाने की शुरुआत की, पूरी मुंबई को बर्बाद कर दिया और प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, उसका रिकॉर्ड है। फिर एक और उसका है, रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की हथियार निर्माता कंपनी राइन मेटल एजी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी, ये भारत सरकार करवा रही है, और मोदी जी के आने के बाद हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह खिलाफ है। अब इसने कहा कि हम रत्नागिरी में कारखाना स्थापित करेंगे, तोप के गोले बनाएंगे, गोला बारूद बनाएंगे, विस्फोटक बनाएंगे, और हर साल 2 लाख तोप के गोले और 10,000 टन विस्फोटक उत्पादन करेंगे। अब क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं कि अनिल अंबानी की कंपनी क्या कर रही। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि हम 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, तुम्हारे पैसे नहीं है, बीवी के गहने बेच के तुम घर चला रहे हो, तो कहां से लाओगे 1,000 रुपए, 10,000 करोड़ कहां से लाओगे। फिर उन्होंने कहा कि हम डिफेंस सिटी बनाएंगे, और इसके लिए रत्नागिरी में 1,000 एकड़ जमीन इनको आवंटित की गई। मतलब ये सीधा सीधा जमीन घोटाला है। फिर अनिल अंबानी की कंपनी ने एक और घोटाला किया, उन्होंने कहा 80,000 करोड़ का एक पनडुब्बी निर्माण का सौदा उन्होंने किया, ये भी मेक इन इंडिया। मतलब ये स्वदेशी, मेक इन इंडिया, ये सब नौटंकी करके हमारी सरकारी उपक्रमों को कमजोर करना, HAL को कमजोर करना, हमारी रक्षा के उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों को कमजोर करना, और निजी बनियों को, निजी व्यापारियों को फायदा देना, ये सब नीति। एक और था रत्नागिरी में जो धीरू भाई अंबानी डिफेंस सिटी बनाई गई। इस डिफेंस सिटी में रिलायंस ने और सहायक कंपनियां बना ली, जय आर्मामेंट्स और रिलायंस डिफेंस, और इन्होंने लाइसेंस ले लिया सरकार से कि हम गोला बारूद बनाएंगे, हथियार बनाएंगे। और इस कंपनी की जो उपलब्धियां रही, जो टारगेट था, उसका केवल 3% अनिल अंबानी जी की कंपनी ने दिया। और ये बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की कि हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। सिंदूर बांटने से देश की रक्षा होगी क्या? देश की रक्षा होगी सेनाओं को मजबूत बनाने से, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने से, उन्हें अच्छी सुविधाएं देने से और प्रेरित करने से। जो एक अग्निवीर शहीद हुआ है पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में, क्या उसके परिवार, क्या उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिला, उसके परिवार को क्या सुविधा मिली? इन सब बातों पे विचार करने का वक्त है मोदी जी। ये बिहार और बंगाल और मध्य प्रदेश के दौरे तो करने की जरूरत आपको है ही नहीं। इतनी बड़ी पार्टी आपके, तो क्या जरूरत है यहाँ दौरे करने की? लेकिन खुद जाएंगे, खुद भाषण देंगे, और 1-1 घंटे 80-80 मिनट के भाषण दे रहे। इतना फालतू प्रधानमंत्री है क्या हमारे? और तो भाषण देते हैं
उसका कितना मजाक बन रहा है, जो कह रहे हैं हम चीन के विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। उनके हवाई जहाज से लेके जूते तक, पेन तक, चश्मा तक, हर चीज तो विदेशी है। और वो व्यक्ति अगर ये कहे तो इससे बढ़कर लतीफा कुछ नहीं होता। और एक और बड़ा लतीफा मोदी जी ने पिछले दिनों कहा, बीजेपी के तमाम नेता और एनडीए के लोगों को बुलाकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, सेना के मामले में सोच समझकर बोला करो भाई। और ये बात कही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो ये समाचारों में जो लतीफे छप रहे हैं आजकल, हम लतीफे देख रहे हैं, मैं बड़ा उद्वेलित होता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि हालात इतने खराब हैं और जो काम करना चाहिए, जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वहां नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं। जहां नेता प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी थी, वो काम कर नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि हालात बहुत पटरी से उतर चुके हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पटरी से उतर चुके हैं। और कई ऐसे हैं पुराने, आज मैं देख रहा था कुछ वीडियो जो पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के या 1971 में जो वार में थे, वो लोग बता रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो प्रूफ दे रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया और अभी क्या हुआ है। आप ज़रा बता दीजिए, अभी जो 4 दिन का संघर्ष हुआ वो क्या हुआ। यहाँ भारत की जब अपनी, भारत के गौरवशाली इतिहास की हम बात करते हैं, भारत की अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा की बात करते हैं, अपने देश की बात हम करते हैं, तो फिर देश एकजुट हो जाता है। और इससे बढ़िया एकजुटता और क्या दिखेगी, जिस बारे में हम लोग इसी मंच पे कई बार बात कर चुके हैं प्रोफेसर रविकांत जी, कि विपक्ष एकजुट था। विपक्ष ने खुली छूट दे दी थी नरेंद्र मोदी को कि आपके साथ हम हैं, आपको जो करना करिए। सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी नहीं आए, 2 सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें आते कौन हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अभी भी कहा जा रहा है कि एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। अभी भी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं कि एक आप ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट का। लेकिन पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन पता है कब बुला रहे हैं? 25 और 26 जून को, जब 50वीं वर्षगांठ हो रही है आपातकाल की, इमरजेंसी की। 25 और 26 घोषणा कर दिए कि उस दिन 25 और 26 तारीख को ज्वाइंट सेशन बुला रहे हैं। कल हम लोग कह रहे थे, प्रशांत जी कह रहे थे, आप कह रहे थे कि शायद ये ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, इस मसले पे नहीं बुला रहे हैं, अब तो ये तय हो गया। लेकिन 50 साल इमरजेंसी के, उसके लिए 1 महीने ढिंढोरा पीटेंगे, कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां उस नाम पे जितना करना कर लीजिए। लेकिन जब पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी, स्वदेशी की बात आप करते हैं, तेजस कहां है, और तेजस को लेकर जो आपके ही सेना प्रमुख कह रहे हैं, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं, उसका तो जवाब दे दीजिए प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, मोदी जी इस समय ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और राहुल गांधी से बहुत डरे हुए। आप जो कह रहे हैं कि 25 और 26 को वो करेंगे, इससे सीधे तौर पर 2 बातें स्पष्ट होती है कि जो सेना ने ऑपरेशन किया था, और मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, ये सिंदूर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो मोदी जी उसको काहे के लिए कर रहे हैं, ये सेना का अपमान और देश के लोगों का अपमान है। तो सेना ने जो अपना परचम लहराया था, जो आतंकवादी ठिकानों पर उसने ऑपरेशन किया, उसको लेकर के मोदी जी की कोई गंभीरता नहीं। हमारे कितने सैनिक हताहत हुए या कितने लोग आतंकवादी हमले में मारे गए, इससे कोई उनका लेना देना नहीं। उनका लेना देना बिहार से है, उत्तर प्रदेश से जहां चुनाव होने हैं, बंगाल से है, और दूसरा चुनौती कहां से मिल रही है ये मोदी जी समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने, और आपने जो कहा कि खुल करके अपोजिशन ने समर्थन दिया था कि सरकार जो भी चाहे और सेना जो भी चाहे वो उसका अपना नीति निर्णय होगा और हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये मामला ये है कि देश पर हमला हुआ है। जो आतंकवादियों ने किया वो सिर्फ 26 और 28 लोगों पर नहीं था, ये देश के मर्म पर हमला था। और इसलिए ऐसे किसी भी आतंकवाद को, किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका मैसेज देना ही नहीं बल्कि उनको सबक सिखाना भी जरूरी। राहुल गांधी ने और पूरे विपक्ष ने
बखूबी ये काम किया और इसको लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया। हम और आप तो बात कर ही रहे थे, सामान्य लोगों ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की कि साहब देश एकजुट है। और उन लोगों ने भी जो पहलगाम के हैं या उसके आसपास के लोग हैं जहां पे पाकिस्तान ने उनके घरों को निशाना बनाया, वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे थे, भले ही उनको नुकसान हुआ। लेकिन मोदी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी तो ये चाहते थे कि कहीं अपोजिशन कोई सवाल खड़ा कर दे तो वो मौका मिले। अब वो मिला नहीं तो मोदी जी क्या करेंगे? उनको तो हर आपदा में अवसर तलाशना है। तो अब मोदी जी वो काम करेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को घेरा जाए। ये वो सज्जन है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। अब इनको इतनी तकलीफ है साहब कांग्रेस पार्टी से कि आप आपातकाल की उस पर चर्चा कराएंगे बजाय इसके कि जो सेना ने ऑपरेशन किया और आपने सीज फायर क्यों किया, ट्रंप के उस ऐलान को आपने कैसे स्वीकार किया। और जिस आपातकाल को ये याद करेंगे, क्या ये भूल जाएंगे कि उन्हीं इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन से क्या कहा था? वहां तो 7वां बेड़ा खड़ा था। और यहां क्या हुआ? यहां आपने घुटनों के बल बैठ करके पूरा ट्रंप के आदेश को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद ठिठराई ये है कि साहब आप अपनी तारीफ करने में लगे हो। क्या देश के लोगों को इतना बेवकूफ और आपने नालायक समझ रखा है कि साहब वो समझेंगे ही नहीं इस बात को? तो आपको चीजों को डाइवर्ट करना है। और काहे के लिए आपने ऑपरेशन का ये नाम दिया था, ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन ये कितना चलेगा इस पर महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने लगातार, देखिए, एक तो उन्होंने वो समर्थन दिया, पूरे देश ने दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो अपने एजेंडे पर आए, और किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी नेता की समझदारी यही है कि वो अपने कोर एजेंडे पर आए, क्योंकि मोदी जी को तो 24 घंटे चुनावी मूड में रहना है। वो तो सेना के शौर्य को भी भुनाने की ताकत रखते हैं। अभी जो बात हो रही थी कि अग्निवीरों को लेकर के उनका क्या है, वो कुछ नहीं, लेकिन उनको केवल चुनावी फायदा देखना है और कुर्सी के लिए सारा काम करना है। राहुल गांधी जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, वो अटैक बहुत मुश्किल में डाल रहा है। वो आगे अपने कोर एजेंडे पर है राहुल गांधी। और जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह के भीतर राहुल गांधी ने जो चीजें सामने लोगों के सामने पेश की हैं, उससे सीधा ये लगता है, चाहे सावरकर का मामला हो, गॉडसे का हो, सोशल जस्टिस का हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी का जाना हो, मैं तो उसको कहता हूं कि हिंदुत्व की छाती पर राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का झंडा गाड़ दिया। अब आप कहां जाएंगे? मुसीबत यहां फंसी है, गले में अटका हुआ है। ये राहुल गांधी का जो एजेंडा है, जो असल में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, कमजोरों, वंचितों, नौजवानों, महिलाओं को संबोधित करता है, उसको आप कहां ले जाएंगे? और ये झंडा जितना फहराया जाएगा, राहुल गांधी इस बात को समझ गए। आप ना करो देश की बात, देश के लोगों, देश का मतलब क्या है? देश के लोग, आपको तो लोगों को भ्रम में रख करके चुनाव जीत हासिल करनी है, सत्ता हासिल करनी है। तो मोदी जी क्या इसके लिए आए थे? वो एक कहानी जिसको मैं कई बार सुना चुका हूं कि लोगों को लगा कि साहब सत्ता बदल देना चाहिए। जंगल में जानवरों को लगा कि नहीं साहब सत्ता बदल देनी चाहिए। तो क्या किया जाए कि कोई एक्टिव आदमी खोजा जाए। तो सबने मिलकर के बंदर को राजा चुन लिया। और एक दिन शेर ने बकरी के बच्चे को उठा लिया। बकरी भागती दौड़ती आई राजा के पास, बंदर के पास, कि राजा साहब हमारे बच्चे को बचा लीजिए, शेर उठा ले गया है। बंदर ने कहा बिल्कुल बचाएंगे, चलिए। बंदर गया जहां शेर बैठा हुआ था, उस बकरी के बच्चे को पकड़े हुए बंदर दौड़ के चढ़ गया पेड़ पर। इस डाल से उस डाल पर, तीसरी डाल से चौथी डाल पर, पांचवी डाल से छठी डाल पर
बकरी ने कहा राजा साहब पहले बच्चे को तो बचाइए, आप अगर ऐसे करते रहेंगे तो वो तो शेर तो हमारा बच्चा खा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी दौड़ भाग में कोई कमी हो तो बताओ। ये परिवर्तन लोगों ने 2014 में चाहा था कि कोई एक्टिव आदमी आए। अब बकरी का बच्चा तो फंसा हुआ है, दलित, पिछड़ा, कमजोर, वंचित नौजवान असली डिग्री लेके घूम रहा है बेचारा। यहां दौड़ भाग में कोई कमी हो तो बताओ। लेकिन राहुल गांधी ने उस मर्जी को पकड़ लिया, हिलने नहीं देंगे। अब मुश्किल यह है कि मोदी जी करे तो करे क्या। अब बार बार याद दिला रहे हैं 25 जून को क्या हुआ था। अरे साहब 25 जून को जो नहीं पैदा हुआ 75 को, उसको आप क्या बताएंगे? उसको बताओ ना कि देश अब कहां ले जाना चाहते हैं हम। 25 जून 75 को तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, मैं तो उसके बाद हुआ। तो आप क्या बताएंगे? और इतिहास में लोगों ने पढ़ लिया है क्या आपातकाल था, वो इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया, चुनाव कराए, चुनाव हारी, देश के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और लोकतंत्र फिर से मजबूत हुआ। 80 में वो फिर से वापस आ गई। अब आप क्या उस पर डिस्कशन कराएंगे साहब? डिस्कशन तो इस पे होना चाहिए कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, जो अन्याय हुआ महिलाओं के साथ, वो न्याय कैसे मिलेगा? इस पर बहस होनी चाहिए कि इस देश में आपने इतना रक्षा का बजट किया और फिर भी आपने सीज फायर किया, हमारे सैनिकों का आपने अपमान किया, सीज फायर क्यों किया? इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन डर, मैंने कहा ना कि मोदी जी तो सपने में भी आजकल डरते हैं राहुल गांधी से। तो 56 इंच की छाती में कितना बड़ा धड़कता दिल है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सारा खेल तो दिल से होता है ना, चौड़ी छाती से थोड़ी ना होता है। ये बोल राहुल गांधी रोज पानी पिला रहा है, रोज सपने में राहुल गांधी आ रहे, तो कुछ तो करना है। दौड़ भाग में कमी नहीं होगी। हम ज्वाइंट सेशन तो करा रहे हैं, स्पेशल सेशन तो हो रहा है, विषय कुछ भी हो तो आपकी डिमांड पूरी होगी। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी जी को कि हो गया। ये दौड़ भाग में कमी है, लेकिन एजेंडा राहुल गांधी का जो असल में है इस देश के लोगों के लिए, लोग उसी को स्वीकार करेंगे। ये एक वक्त था जब लोगों ने परिवर्तन चाहा था और उसको भी सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग उस चीज को समझ चुके हैं, इसलिए कोई आपको उत्साह उत्तेजना नहीं दिखाई पड़ रही। क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? ऑब्वियस है कि लोग उस बात को समझ रहे हैं। तो अब मोदी जी को जितनी जल्दी लोग विदाई दें वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप जब तक लोग कुछ और ना कहने लगे। इज्जत से घर जाना वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। मोदी जी ने जो कमाया है उसका मूल्यांकन तो होगा ही, अच्छा बुरा जो भी, लेकिन इस देश के लोगों का बेड़ा गर्क ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि ये मोदी जी को लेकिन सोचना है। 75 साल के हो रहे हैं इस बार मोदी जी, सितंबर में अपने जन्मदिन पे, आप जानते हैं उनका जन्मदिन सितंबर में आता है 17 सितंबर को। लेकिन यहाँ अमलेंदु जी बात सिंदूर से निकली है और अब बिहार तक सिंदूर लेके पहुँच गए हैं नरेंद्र मोदी। क्या सिंदूर नैया पार लगाएगा? सिंदूर के दम पे ये आगे बढ़ पाएंगे? बिहार की नैया की बात कर रहा हूँ। बिहार में नदियाँ बहुत गहरी हैं, चाहे गंगा हो या गंडक हो, चाहे सोन हो या कोसी हो। राजीव जी, मालूम पड़ जाएगा कि सिंदूर कितना जो है दूर तक इनको लेकर जाएगा और सिंदूर के सहारे कितनी बिहार में नैया पार करने की कोशिश करेंगे मोदी जी। प्रयास पूरा कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी की टिप्पणी थोड़ी व्यक्तिगत ज्यादा है, लेकिन ये अवसर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उपलब्ध कराया है कि लोग उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी करें। तो मोदी जी इसके बधाई के पात्र हैं कि भले ही कितनी व्यक्तिगत टिप्पणियां उनके ऊपर हों, और बिलो द बेल्ट वो भी बात करें और दूसरों की बिलो द बेल्ट बात करें, उसके लिए है। लेकिन राजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को जो है वो बताया जाता है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ पैसा दे चुके हैं पहले, विशेष तौर पे बजट। अब वो बाढ़ जब राजीव जी आने वाली है, चुनाव से पहले बाढ़ आएगी, तो मालूम पड़ जाएगा वो उस बाढ़ ने जो है वो बाढ़ नियंत्रण ने कितनी बाढ़ नियंत्रित की। तो उसी से इनके सिंदूर का लेखा जोखा भी तय हो जाएगा राजीव जी, सब कुछ उसी से मालूम पड़ जाएगा। और जैसे कि मानसून आप तेजी से आगे आगे चल रहा है और समय से पहले आ रहा है, और मुंबई में तो राजीव जी आ गया समय से काफी ज्यादा पहले,
बताया जा रहा है 30-35 सालों में ऐसा समय है कि इतनी जल्दी मानसून आ गया, तो इधर भी मानसून जल्दी आएगा। मौसम बदल रहा है और मोदी जी देख नहीं पा रहे हैं कि बादल जो कितनी तेजी से गरज रहे हैं। मोदी जी अभी भी जो है सोच रहे हैं कि बादलों में रडार छिप जाएगा, तो मतलब बादलों में छिप जाएगा जहाज, तो बादलों में जहाज छिपेगा नहीं छिपेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मोदी जी जो है राजीव जी, वो अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रयास पूरे होंगे कि नहीं होंगे ये बिहार बस अब किसे बता देगा। और राजीव जी अगर बिहार में कामयाब हो जाते हैं मोदी जी, तो फिर ये इस बात पर मोहर लग जाएगी कि भारत की जनता जो है वास्तव में मूर्ख है, जैसा कि जस्टिस काजू जो कहते रहते हैं कि 90% भारतीय जो मूर्ख है, तो इस पर जो है वो पक्की मोहर लग जाएगी, उसकी रजिस्ट्री कराई जा सकती है फिर कि हाँ भारत की जनता जो 90% मूर्ख है, काजू जो है वो सही कहा करते हैं, अगर मोदी जी बिहार में कामयाब हो जाते हैं। तो वैसे अब जो होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से राजीव जी देखिए, एक तो प्रधानमंत्री ने जितने भी बिंब चुने हैं राजीव जी, वो सारे कहीं ना कहीं भारतीय और खासतौर से हिंदू महिलाओं के राजीव जी सुहाग से जुड़े हुए चिन्ह हैं, जिन पर मोदी जी लगातार प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो मंगलसूत्र हो चाहे सिंदूर हो, दोनों जो है वो हिंदू महिलाओं के सुहाग से जुड़े हुए चिन्ह हैं। और दोनों को मोदी जी बार बार खींचकर राजीव जी लेकर आए हैं। पहले लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र लेकर आए और बिहार चुनाव में मोदी जी सिंदूर को लेकर आए हैं। तो अब राजीव जी जो मंगलसूत्र था उसने 240 पे लाके पटक दिया था मोदी जी को लोकसभा चुनाव में, तो अब सिंदूर मोदी जी को कहाँ लाके पटकेगा ये बिहार अब बताएगा। तो हम लोग तो राजीव जी इंतजार कर सकते हैं कि मोदी जी का भी एक लिटमस टेस्ट जो है ये फिर बिहार में हो जाए कि मंगलसूत्र के बाद सिंदूर मोदी जी को लाकर कहाँ पर पटकता है। ये बिहार में इसकी राजीव जी परीक्षा होनी है। जी जी बिल्कुल, बिहार में परीक्षा, और कल ही है परीक्षा। कल देखते हैं नरेंद्र मोदी क्या भाषण देते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार होगा कल का नरेंद्र मोदी का भाषण। लेकिन आज की ये तस्वीरें आ रही हैं, उसी पटना की तस्वीरें, नरेंद्र मोदी जब रोड शो कर रहे थे तब की तस्वीरें हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब अब थोड़ा रैपिड राउंड में चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट में सबकी बातें, और बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन आज की चर्चा। जरा आपसे समझना चाहता हूँ, पहले शुरुआत आपसे ही, कि क्या यहाँ पर जो सेना की तरफ से बातें आ रही हैं, ओवरऑल एक जो समीक्षा होनी चाहिए, एक डेलीगेशन, एक नहीं बल्कि 7 टीमें डेलीगेशन अलग अलग गई हुई हैं विदेश में, विदेश से भी बात वैसी आ नहीं रही है खुल के कि हाँ कोई इस डेलीगेशन से किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष मिल रहा है या समकक्ष कोई मिल रहा है, ऐसी कोई बात आ ही नहीं रही है। एम्बेसी और इधर उधर और एक आध कांगो जैसे देश और इधर उधर कुछ मुलाकातें हो गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिला है। अब आने के बाद वो लेखा जोखा भी हम लोगों के सामने होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अभी वो भी 2-3 उस पे थे देशों की यात्रा पर, अजरबैजान में भी थे और उससे पहले ईरान में भी थे, और उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि हम भारत के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं। दुनिया के देशों में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के साथ अच्छे संबंध की बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भारत ने मजा चखा दिया, इसलिए वो अब डर के कह रहे हैं, दुबक के कह रहे हैं, ठीक है, ये भी मान सकते हैं। लेकिन हम अभी भी मजा चखाने की बात क्यों कर रहे हैं? हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज भी हमारी गोली तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अच्छी बात है, आप जारी रखिए, लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उस बात का भी खंडन कर दीजिए। वो तो कोर्ट में कह रहे हैं, लिखित तौर पे कह रहे हैं। इसलिए अब सीधा सीधा क्या ये माना जाए कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक तैयारियां हैं और सियासी तौर पर अब चुनावी मोड में ही इसको हम, जैसे ठीक कहा प्रोफेसर रविकांत जी ने कि सिंदूर का नाम मैं नहीं लूंगा, अब मैं भी आज से सिंदूर का नाम लेना छोड़ रहा हूं, मैं भी ऑपरेशन ही कहूंगा, सिंदूर का नाम नहीं लूंगा। क्यों सिंदूर को बदनाम करें, क्यों बदनाम करें? क्योंकि सियासी, अब उसके इर्द गिर्द सियासत चल रही है, तो क्यों सिंदूर को बदनाम करें? ममता बनर्जी ने ठीक कहा है, भाई सिंदूर एक प्रतीक है और रागिनी नायक ने उस प्रतीक को बता दिया, ममता बनर्जी ने बता दिया, और सब कईयों दसियों लोग बता रहे हैं, सैकड़ों लोग बता रहे हैं। कई लोगों की भावनाओं को चोट पहुंच रही है, जैसी राजनीति हो रही है सिंदूर के नाम पर। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस सिंदूर के दम पर, क्योंकि जिसका घर शीशे का होता है दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते, नरेंद्र मोदी पत्थर लेके घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी ने शायद हो सकता है जवानी में वक्त फिल्म नहीं देखी होगी, वरना उन्हें मालूम होगा वक्त के दिन और रात, वक्त से कल और आज।
वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त अब बदल रहा है राजीव जी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के जो दावे हैं वे लगातार धराशायी हो रहे हैं। बहुत संक्षेप में बात खत्म करूंगा। ऑपरेशन बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक नाम का एक शब्द हमारे समाज, हमारे देश के सामने परोसा गया। जिन लोगों को 2014 को आजादी मिली है या जिनके लिए सृष्टि का सृजन 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने किया है, उन्हें ऐसा लगता था कि इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ इस देश में। हमारी सेनाएं खिलौने वाली बंदूकें रखती थी। होली पर जो पिस्तौल नकली होती जिसमें से रंग फेंका जाता है, शायद ऐसे खिलौने हमारी सेनाओं के पास होते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ राजीव जी, जैसे ही यह दावा किया गया कि पहली बार सीमा पार की भारत की सेनाओं ने, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं 2014 के बाद, इसमें यह छिपक भी जोड़ दूं कि शशि थरूर भी आजकल आईटी सेल वाला ही ज्ञान बांट रहे हैं विदेश में। वे भी कह रहे हैं 2014 के बाद यह बदलाव हुआ है। इसका जवाब सेना के लोग दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जो जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे मैंने भी साझा किया। AKB जैनी साहब का, मेजर जनरल है, 7-8 नवंबर 1971 को इसी पुंछ में 8 किलोमीटर आगे बढ़कर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मेजर खान का उन्होंने तस्वीर दिखाई अपने मोबाइल में, चीख चीख कर कहा जूम इन करके दिखाओ। मेजर खान को अवार्ड भी मिला था, कोई बड़ा चक्र मिला था, मैं भूल रहा हूं इस वक्त। 2 ऑपरेशंस का जिक्र तो खुद उन्होंने की, मेजर जनरल जैनी साहब ने कर दिया। एक असम के अधिकारी, उनका वीडियो भी चल रहा है, किसी पॉडकास्ट में भी बता रहे हैं। दरअसल में 2014 से पहले इस तरह के ऑपरेशंस को क्रॉस बॉर्डर रेड कहा जाता है। भले सेना की अपनी परिभाषा में भी ऑपरेशन है, लेकिन उनका इस तरह ढिढोरा नहीं पीटा जाता। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर संसदीय समिति के सामने लिखित में ये बता चुके हैं कि 2014 से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती थी। तो ये जो सच सामने आ रहे हैं, इन तमाम सच्चाइयों ने बीजेपी के अर्ध सत्य को और असत्य को धूल धूसरित कर दिया है। यही वजह है कि वे अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने के लिए वोट यात्रा पर निकले हैं। मैं भी उसे अब सिंदूर यात्रा नहीं कहूंगा, रविकांत जी, और आपकी बात से सहमत हूं, और मैंने शुरू में उसे वोट यात्रा ही कहा था। अब अग्नि परीक्षा इस देश के लोगों की, राजीव जी, डॉक्टर राजीव रंजन, रविकांत जी और हम सब लोग तो अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अब इस देश की मातृशक्ति की भी परीक्षा है, महिलाओं की भी परीक्षा है कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचें कि कैसे उनके सुहाग चिन्ह का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहले मंगलसूत्र का किया और अब सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। और जब वे वोट डालने जाएं तो इस पर जरूर विचार करें कि क्या उनका सिंदूर इतना सस्ता है, इतना हल्का हो गया है कि कोई भी ऐरा गहरा नट्ठू खैरा, कोई भी मनोहर लाल धाकड़ जैसा व्यक्ति आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाए और सिंदूर दे और आप स्वीकार कर लेंगे उसे। तो अब ये जिम्मेदारी मैं इस देश पर छोड़ता हूं, इस देश की खास तौर से आधी आबादी पर छोड़ता हूं कि वे इसको स्वीकार करते हैं या नहीं, या अपने दरवाजे से बैरंग वापस करते हैं। जी राजीव जी प्रशांत जी क्या कहेंगे? जी, मैं अपनी जो बात मैंने पहले चरण में कही उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि मोदी जी इन 18 दिनों में, यानी 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, ये 18 दिनों में मोदी जी देश के बेहद कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पे नजर आए हैं। जब सीज फायर हुआ तो तुलना इंदिरा गांधी से होने लगी। वो 56 इंच का ब्रांड खत्म हो गया, वो मोम का पुतला पिघल गया 56 इंच वाला। वो जो डंका बज रहा था 11 साल से गोदी मीडिया में विदेशों में, वो खत्म हो गया। एक कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पे उभर कर सामने आए। अब ऐसी स्थिति में मोदी जी हैं जब उनका कोई भी सुनेगा नहीं, ना ब्यूरोक्रेसी, ना पार्टी, अराजकता होगी। और ये उसी का
पंचर बनाने निकले हैं कि किसी तरह ये जो 4 बड़े पंचर हो गए उनके टायर में, यानी जो 26 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की, आगे इंटेलिजेंस फेलियर था, फिर सीजफायर हो गया जिसका अनाउंसमेंट ट्रंप ने कर दिया, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर, और सबसे बड़ा जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, राहुल गांधी के दबाव में और हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्कर में आपने कास्ट सेंसस का वो अपने ऊपर ले लिया, फैसला कर दिया, जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये अब इस पे कास्ट सेंसस के खिलाफ वो एक बड़ी लकीर कुछ फैंसी नामों से जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो उससे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कास्ट सेंसस की बात करना छोड़ दिया उन्होंने, अब उसके आगे कुछ क्या होगा वो कुछ नहीं कह रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में ये सब चीजें सामने आएंगी, लेकिन मैं बिहार के इलेक्शन, बंगाल के इलेक्शन के अलावा की बात कर रहा हूँ कि जो मोदी जी को इन 18 दिनों में नुकसान हुआ है वो इरिवर्सिबल है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। वो सदा के लिए कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आ गए हैं, इसलिए वो भागे हुए हैं इधर उधर, राजधानी से दूर यात्राएं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी स्थिति वैसी कंट्रोल अब नहीं है। और आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में कि कैसी अराजकता जो है बीजेपी के अंदर, मंत्रियों के अंदर दिखाई देगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा सरकारी स्तर पे। मोदी जी दिल से चाहते होंगे कि वो जो विजय शाह है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें, क्योंकि सेना के अधिकारी को उसने आतंकवादी की बहन बताया, चाहते होंगे दिल से, लेकिन नहीं कर सकते जी। अब वो स्थिति में नहीं है। और अब उनका जो सबसे बड़ा 1-2 प्लेटफॉर्म थे, एक गोदी मीडिया, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद करके खत्म कर दी, और दूसरा विदेश में डंका जो बसता था, विश्व गुरु, वो खत्म हो चुका है। अब वो बाहर विदेशों में जाएंगे, गले लिपटेंगे लोगों से, कुछ फोटो आएगी उंगली दिखाते हुए, अब लोग हंसेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कल की तस्वीरें भी हम लोग देखेंगे कि कल क्या कुछ इधर नरेंद्र मोदी बिहार में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। एक बार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे भी, और खासकर मोदी और उन सब के बीच थोड़ा सा राहुल गांधी की बात भी करना चाहूँगा आप लोगों के ज़रिए कि राहुल गांधी ने जो पुंछ को लेकर, या आप देखिए लगातार वो अपनी लाइन पे चल रहे हैं। राहुल गांधी की जो लाइन है वो लाइन कितना परेशान कर सकती है या कर रही है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को, कर भी रही है या नहीं कर रही है, आपका नजरिया? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर थोड़े संवेदनशील होते तो राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते और कहते कि नेता प्रतिपक्ष ने जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया मैं उसकी तरफ काम करूंगा, उन मुद्दों पे काम करूंगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, कोई पाकिस्तान के नेता प्रतिपक्ष नहीं है। प्रधानमंत्री नेहरू भी देश के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के नहीं है। तो जो बात आज ममता बनर्जी ने अपनी कही, जब उन्होंने कहा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके दल के जो प्रतिनिधि गए आप उनको वापस बुलाएंगे, तो ममता जी ने एक बिना किसी पुनर्विचार के सीधे सीधे कहा कि हम इस देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम अपने लोगों को वापस बुलाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की वीरता की, हम नजरिया देश का नजरिया रख रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर इन बातों पर गौर करते तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को खुशी होती कि हमारे देश में कैसा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। जो विपक्ष की बात होता, लेकिन लगातार 11 साल से उन्होंने कभी कोई ऐसी गतिविधि की ही नहीं कि लोगों को विश्वास हो कि वो देश बदले। हर तरह के बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के को जिताने वाले नेता हैं, बीजेपी को बुलाने वाले नेता हैं। हिंदू मुस्लिम को कोई भी चीज जिससे बीजेपी को वोट मिले, वहां प्रधानमंत्री जी
यानी नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेता आ जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो बीजेपी के नेता पहले हैं या देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। वे भले ही बीजेपी के कारण प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी तो वह देश के प्रधानमंत्री, किसी बात उनको समझ में नहीं आ रही। और मुझे लगता है राहुल गांधी बार बार उन्हें चेता रहे हैं, मीडिया उन्हें बार बार समझा रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। तो इसका कारण यही है जो कहानी बताई, जंगल की कहानी, बंदर की कहानी की, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आश्चर्य मुझे होता है, हम एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम में है इस देश में, जो विवेक का उपयोग जहां करना चाहिए, अपेक्षित और ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विवेक की, उसके कोई रॉकेट साइंस नहीं कि प्रधानमंत्री के पास तो हजारों सलाहकार होते हैं। तो उनके पास जब हमारे पुराने प्रधानमंत्रियों को आप देखिए, जो बहुत इतना एक्सपोजर उन्हें नहीं था, जो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे से देश चलाया। तो इतनी सी बात हमारे प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। करोड़ों लोगों के वोट उनकी पार्टी को मिले हैं और वे जो कर रहे हैं वे कोई फालतू बात नहीं करेंगे। उनसे मिल बैठकर बात करें, उनसे शिक्षा लें, और लेकिन वो नहीं रहा है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जहां प्रधानमंत्री को होना चाहिए वहां नेता प्रतिपक्ष है। वैसे दोनों लोग भी अगर पूछ जाते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बहुत मामले से निराश हूँ, प्रधानमंत्री जी के परफॉर्मेंस से निराश हूँ, और जिस तरीके से वे जिन उम्मीदों से लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था। अब आप देखिए कि लोग उनका तो फोटो टीवी में नहीं देखना चाहते, उनके समर्थकों के चैनल भी नहीं देखना चाहते, उनके मीडिया के, उनकी गोदियों में बैठे पत्रकारों को भी नहीं देखना चाहते। राजीव जी प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको लगता है, वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे भी, कि अब चूंकि चुनौती की बात आती है, लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, राहुल गांधी जिस ढंग से यहाँ चुनौतियां पेश कर रहे हैं, चुनौती न कहें, यहाँ साफ साफ कहें कि राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो अब नरेंद्र मोदी के लिए कितनी चुनौती है, यह चुनौती है भी नहीं? देखिए, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से इस देश में अगर कोई एक प्रतिबद्ध सामाजिक राजनीति देश के लोगों के लिए अगर कोई वो बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। और भी लोग हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी से जुड़ा हुआ सवाल है, नरेंद्र मोदी ने कभी भी देश के लोगों के लिए राजनीति नहीं की। ये देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी ने सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति की, और इसीलिए उन्होंने उन तमाम इमोशंस को भी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जिस पर कभी कोई ऐसे कभी नहीं कर सकता था। जिसके भीतर थोड़ी सी भी इंसानियत है वो आदमी कभी नहीं कर सकता था, लेकिन ये मोदी जी है। और रही बात मुकाबले की, तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कोई तुलना की जानी चाहिए, हो भी नहीं सकती। राहुल गांधी जहां से आते हैं वो एक शेर है, कोई महिला है, बड़ा मशहूर शायर है, मशहूर शायरा है वो, कि लगता है ये दौलत नई नई है। ये जो रुतबा है, पाठक जी को याद होगा वो शेर और उनका नाम भी, मैं सिर्फ अभी भाव याद कर पा। डॉक्टर साहब जरा बता दीजिए। शबीना अदीब का शेर, आपके कानपुर की रहने वाली है। जी बिल्कुल। जी। तो अभी जो आप लाव लश्कर देख रहे हैं, साहब मगरमच्छ पकड़ करके और चाय बेच करके मोदी जी यहां तक आ गए, डर कितना लगता होगा। मैं कभी कभी साइको एनालिसिस करता हूं ना मोदी जी की पर्सनालिटी को, और राहुल गांधी को दूसरी तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितना भयानक डर है। इतना बड़ा लाव लश्कर, और उसके बाद लोगों को ले आकर के मोदी 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 करवाना। अगर ये जिस दिन नहीं होता होगा, मोदी जी बेचैन होते हो, कान वो सुनने के आदी हो गए। जिसके जेहन में सिर्फ मैं काम करता है, जो सिर्फ सत्ता के लिए जी रहा है, उस व्यक्ति की आप राहुल गांधी से तुलना नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो मणिपुर भी जाता है, वो व्यक्ति जो लेह जाता है,
पहलगाम जाता है, जो हाथरस आता है, जो उन महिलाओं के, दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, कमजोरों, वो कानपुर भी आता है उनके आंसू पहुंचने के लिए, उनको दर्द को बांटने के लिए। मोदी जी सिर्फ वोट के लिए जाते हैं, दर्द से क्या लेना देना है। मोदी जी ने अगर दर्द थोड़ा महसूस किया हो तो शायद ये सिंदूर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता उनको। ये बेचैनी जो दिख रही है, अब मैं ममता बनर्जी की बात से ही जोड़ रहा हूं, ये नहीं करना पड़ता उनको। उनके बच्चों को भी आपने देखा होगा कैसे वो बच्चों को दुलार करते हैं। ये मिला ही नहीं। कभी कभी तो मुझे बड़ा सिंपैथी होती है मोदी जी से कि जो अनुभव, जो परिवेश मोदी जी को एक बेहतर इंसान बना सकता था, वो मिला ही नहीं उनको। अब आप कैसे उम्मीद करें? चारों तरफ वो कान में गूंजते हुए मोदी मोदी की आवाजें, और उसी से निकलता है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल, मुझे तो अचानक महसूस हुआ कि नहीं, मैं तो मां से पैदा ही नहीं हुआ था। ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, जरा आप इसको महसूस करिए। हिटलर को भी लगता था, ऐसे तमाम लोगों को लगता था। और ये लोग बेहद डरपोक भी होते हैं, बहुत कायर भी होते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज की मैं बात कर रहा हूं। अब राहुल गांधी से जो व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय घूम आता है, जो ट्रैकमैन्स के साथ जाके बात कर लेता है, जो कुलियों के साथ सामान उठा लेता है, उसकी तुलना मुझे नहीं लगता। ये वो व्यक्ति है। मुझे अब नेहरू जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। लोहिया जी ने कितना अटैक किया नेहरू जी पर, और एक बार लोहिया जी ने सदन में कहा कि नेहरू जी, मैं 2 मिनट में यह बात सिद्ध कर सकता हूं कि आपके जो पुरखे थे वो मुगल परिवार, मुगल दरबार में चपरासी हुआ करते। नेहरू जी ने कहा कि अरे ये बात तो मैं कब से कह रहा हूं, आप सुनते ही नहीं है कि मैं किसी राजा महाराजाओं के परिवार से नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं, आम इंसान हूं। ये बड़प्पन। राहुल गांधी के बारे में आप कुछ भी कहें, लेकिन ये इतिहास लिखा जाएगा ना कि उस बड़प्पन को आप छू नहीं सकते। सूरज पर आप थूकिएगा तो कहां जाएगा? ये इसलिए मैंने कहा ना कि तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी इनके लिए चुनौती नहीं, मोदी जी के लिए चुनौती कोई मोदी जैसा व्यक्ति होगा ना, वो नहीं हो सकते। राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, और ये वो लकीर है जो लोगों के दिलों के भीतर से जाती है, जिसमें लोगों के दिलों की धड़कन है। जरा उस नौजवान से पूछिए जिसकी डिग्रियां असली है और जो 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से तैयारी कर रहा है एक नौकरी की। उस मां से पूछिए जिसका बच्चा बाहर रह के तैयारी कर रहा है और रिजल्ट नहीं, नौकरी नहीं आ रही। और उस स्त्री से भी पूछिए जिसका पति जा रहा है काम पर, नौकरी की तलाश में, वो शाम को सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये उसकी चिंता में होती है। मोदी जी, आप जो सिंदूर की चिंता कर रहे हैं छोड़ दीजिए आप। तो जो ये अब कौन सी कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये देश जहां पे पहुंच गया है, इस देश के लोगों को बस मुझे लगता है कि लोग समझ चुके हैं। थोड़ा सा ये करना है कि अपोजिशन को वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि लोगों को मोदी जी ने समझा है कि वो तो बहुत भोले हो, और सच बात है बहुत भोले हैं, लेकिन उनके भीतर उन्होंने जिस तरह से भारत के डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, दुनिया का संभवतः ये इकलौता लोकतंत्र है जिसे गरीबों वंचितों ने मजबूत किया है। राहुल गांधी उनके नेता हैं। मोदी जी होंगे अंबानी और अडानियों के नेता। जिसका दिल कमजोरों, वंचितों, नौजवानों, किसानों के लिए धड़कता है, उसका नाम राहुल गांधी है। और जो ट्रंप के ऐलान पर घुटने टेक करके सीज फायर के लिए हां कर देता है, वो क्या है ये देश देख रहा है। राजीव जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ रहे थे जी। नहीं, रविकांत जी ने आदेश दिया था, वो शेयर अर्ज कर देता हूं।
कानपुर की हैं शबीना अदीब साहिबा, उनकी गजल के 2 शेर हैं जिसको आप याद करना चाह रहे थे। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, यानी पहली कतार में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो यकीनन मोदी साहब के जो तेवर हैं उससे लग रहा है कि उनके मिजाज बता रहे हैं कि उनकी शोहरत नई नई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आगे है कि बमों की बरसात हो रही है, पुराने जामबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। खैर, लेकिन बहुत खूब लिखा है और कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए, साहित्य की बातें, गज़लों शेरों की बातें भी होनी चाहिए। और जब इतनी चुनौतियां हैं सामने आपके, हमारे, हम सब के जीवन में, आप लोग संघर्ष करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, ऐसे में कुछ अच्छी चीज़ें हों तो थोड़ा सा रौनक जो है वो बढ़ जाती है। अब लिंदु जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। जी राजीव जी, अब क्लोजिंग कमेंट ये है कि मोदी जी पहुंच ही चुके हैं, अब चूंकि क्लोजिंग करना ही है तो मोदी जी की भी अब मुझे लगता है कि जो सारी बातें वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हैं और मोदी जी भी अपनी यात्रा जो है शायद क्लोज कर देंगे, ऐसी आशा उम्मीद सबको है, देश को है। मोदी जी के प्रहसन जो है वो भी बंद होने चाहिए, देश 11 साल से झेल रहा है, उनके प्रहसन को बंद होने चाहिए। मोदी जी की जितनी भी लफाजियाँ हैं, जुमलेबाजियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए और प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए। ये जो है देश की आशाएं हैं। आखिर हमारा प्रधानमंत्री इतना ठलुआ कैसे है राजीव जी कि जो सुबह मालूम पड़ता है कि सिक्किम में भाषण दे रहा है, तो उसके 1 घंटे बाद वो बंगाल में भाषण दे रहा है, 2 घंटे बाद वो बिहार में रैली कर रहा है, कल फिर बिहार में जाएगा, तो ये काम कब करता है? आखिर ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है ये मोदी जी इतनी सड़कों पर क्यों लुटा रहे हैं? भाई जितना ही इनकी रैलियों पर खर्च हो रहा है, इनके कार्यक्रमों पर खर्च हो रहा है, इससे सड़क बन सकते थे, पुल बन सकते थे, स्कूल बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे। जो मोदी जी की रैलियों पर खर्च हो रहा है, राजीव जी बड़ा कष्ट होता है कि हम लोग अपना पेट काट के जो है अपनी तनख्वाहें बड़ी मेहनत के साथ साथ से जो हम लोग कमाते हैं वो सरकार को देते हैं टैक्स के तौर पे, और हमारा प्रधानमंत्री जो है हमारी मेहनत की कमाई को इस तरीके से उड़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर, देखा जाएगा कि आगे होता क्या है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल कुछ और भी आएगा मोदी जी के भाषणों से, और उसके अलावा विपक्ष क्या कर रहा है वो भी हम आप तक लेके आएंगे। तो एक पॉलिटिकल चर्चा, लेकिन देश की समस्याओं पर गहरी पैनी निगाह आपकी, हमारी, हम सब की, और इसकी ज़रूरत भी है। इस पर बात आगे और होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विकांत जी, प्रशांत जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। साथ में जुड़े थे हेमंत कुमार जी, हेमंत जी का भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असलम चिश्ती जी हमारे साथ हैं, उपाध्याय जी दोपहर तो आप बता रहे थे 100 किलोमीटर दूर से भाषण दिया, और जी बिल्कुल राजपूत किंग साहब भी हमारे साथ हैं, एम सुब्रमण्यम जी हैं। सिंदूर बेशक बांटिए, लेकिन जिनका सिंदूर उजड़ गया है उनके लिए क्या किया, उनका हाल भी नहीं पूछा। बिल्कुल सही। सोनाली दौलत जी हैं, सर हमने तो गोदी मीडिया देख